नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं हर्षित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सफल ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को बता दें कि हम लोग क्लास 10th जो है बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो कि 8 चैप्टर है। पहला चैप्टर है पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, जो हम लोग पूरा एक चैप्टर अच्छे से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। उसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि आते हैं। पोषण किसे कहते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है पोषण। यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है: स्वपोषण ऑटोट्रॉफाइड न्यूट्रिशन, बी परपोषण हेटेरोट्रॉफाइक न्यूट्रिशन। उसके बाद है इसके बाद हम समझेंगे स्वपोषण क्या है। स्वपोषण इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। उसके बाद है यहाँ क्वेश्चन बन रहा है स्वपोषी किसे कहते हैं? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण तथा उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में इस एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। यह जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद परपोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। आप देख सकते हैं। उसके बाद है परपोषी किसे कहते हैं? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। उसके बाद है परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। यह 3 जो है परपोषण का जो है प्रकार है। उसमें पहला प्रकार में हम लोग देखेंगे मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे गोबर, छत्ता, कवक इत्यादि। मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा मृत जीवी को क्या कहते हैं? आप बोल सकते हैं अपघटक, यानी डिकम्प्रोसर भी कहते हैं, डिकम्प्रोसर भी कहते हैं।
उसके बाद है मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। उसके बाद है अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोलकृमि, टैपवर्म, मलेरिया, परजीवी आदि में पाया जाता है। परजीवियों द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है प्राणी सम पोषण। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी सम पोषण कहलाता है। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। प्राणी सम पोषण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी सम पोषण ही पाया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखेंगे, इसमें है महत्वपूर्ण बिंदु में है कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं के समूह से ऊतकों के समूह से अंगों के समूह से अंगतंत्र एवं विभिन्न अंगतंत्र मिलकर जीव का शरीर का निर्माण होता है। जीव के शरीर का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या है। यहाँ क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। आपसे पूछा जाएगा कि किस पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, आपको बोलना होगा हरे पेड़ पौधे में। उसके बाद है कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते वे मृतजीवी या परजीवी होते हैं, जैसे गोबर का छत्ता मृतजीवी, अमरबेल का पौधा परजीवी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखे। आपको बताना होगा सूर्य प्रकाश, B पर्ण हरित या क्लोरोफिल, C यानी 3 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हो जाएगा 4 नंबर में H2O एवं हरित खनिज लवण। याद स्मरणीय जो टॉपिक है, याद रखने वाला बात है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशिकी रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक के रूप में ऑक्सीजन बनता है। तो यह जो है स्मरणीय है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अभी और होगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है यानी निकलता है। पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियों CO2 को ग्रहण करती है एवं O2 को छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण प्रकाशिकी अभिक्रिया तथा दूसरा चरण अप्रकाशिकी अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अमीबा, जो है अमीबा, जो ये देख सकते हैं आप, अमीबा का ये चित्र है, नहीं तो आप लोग गूगल पे जाके मंगा सकते हैं अमीबा का चित्र, और यहाँ में इसमें दिया भी है अमीबा का चित्र। इसके हम लोग समझेंगे अमीबा क्या है, अमीबा में कैसे, कौन सा प्राणी है, कैसे उसमें क्या होता है, क्या बिगड़ता है, क्या देखते हैं। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह एक मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। यह कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटर्म एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। अमीबा में पोषण, अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया तथा द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। उसके बाद है अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। यह कहीं से भी जो है ऐसे करके अमीबा रहता है। यह जो है भोजन ये इसका केंद्रक हुआ, यहाँ जो भोजन ले लेगा और यह भोजन को अपने शरीर से काट के निकाल के इसका जो शरीर है निकल जाएगा। बाद भोजन इसका जो है ये जो अपच भोजन होगा इसका जो है इस बाटे निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरामीशियम। ये जो है पैरामीशियम है। इस पैरामीशियम यह एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित होता है। इसका शरीर में प्रसलन अंगक सीलिया से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है। उसके बाद अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का जो है पाचन तंत्र, इसमें हम लोग पूरे शरीर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यह मनुष्य का जो है पाचन तंत्र कैसे होता है, वो उसका पूरा डायग्राम बनाया गया है। और आपको भी सीखना पड़ेगा डायग्राम, कैसे डायग्राम बनाना है, क्या कम से कम आपको 5 अंग को जो है दिखाना होगा, हाईलाइट करना होगा। तो आप लोग ज़रूर सीखिए, अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। लोग एग्ज़ाम आने पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, इसीलिए उनका नंबर कम हो जाता है। तो आप लोग अभी से ही शुरू कीजिए, नहीं तो आप लोग नंबर कमेगा। तो
यहाँ पर है मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल पूछेगा तो यह आपको बताना है। उसके बाद है आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र पूछा जाएगा तो आपको यह वाला देना है। उसके बाद है आहार नाल, यह एक कुंडली रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। उसके बाद है मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होती है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। लाल ग्रंथियों से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम टाइलिन है। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ है इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन के मीठे, खरा, खट्टा और कड़वा आदि का ज्ञान होता है। इसके बाद दांत के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है जर कहलाता है। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। जर तथा शिखर के बीच वाला भाग ग्रीवा गर्दन कहलाता है। उसके बाद है प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिसके ऊपर दंतास्थिस या डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक मजबूत तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों को सुरक्षा देती है। यह जो दांत हुआ, इसका जो ये ऊपरी भाग होगा इसको ही एनामेल कहा जाता है। इसका मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का एनामेल ही होता है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। अब हम लोग दांत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक कतरनक या इंसाइजर, बी भेदक या कैनाइन, सी अर्धचर्वणक या प्रीमोलर। उसके बाद है 4 चर्वणक या मोलर। उसके बाद दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना दंत अस्थिक्षय कहलाता है। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग ग्रसनली में खुलता है तथा दूसरा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लेटिक्स कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन आमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। आमाशय, ये जो है आमाशय का चित्र है। इसके बारे में यह एक चौड़ी थैली जैसी
रचना है जो उदर गुहा के बाएं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक श्लेष्मा या म्यूक्स कोशिकाएं, दूसरा भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। ये तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूक्स या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेशिनोजन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेपिसनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। म्यूक्स का स्राव म्यूक्स कोशिकाओं से होता है। म्यूक्स आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूक्स का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की और कुछ धंसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसे घाव अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर कहलाता है। वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन आरंभ होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक्स लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक्स लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लोई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो है अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसीलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत 3 भागों ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम में बटा होता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो आमाशय के
लौरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायः सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। उसके बाद है लीवर यानी यकृत। यह जो लीवर का जो चित्र है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भार करीब 1.5 kg है, जो उदर के ऊपर दाहिने भाग में अवस्थित होते हैं। पीत का निर्माण यकृत करता है, पर पीत पित्ताशय में जमा होता है। पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित दो मुख्य कार्य हैं। पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्न्याशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन या पाइसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। अग्न्याशय आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जो अग्न्याशय कहलाती है। अग्न्याशय में अनेक अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लेप्स, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। बड़ी आंत, यह जब बड़ी आंत की चित्र है। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, जो सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है, जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है। अपचा भोजन इम्लीन से कोलन में से ही होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम से संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।